नमस्कार। 3 खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, जिन 3 खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे प्रयागराज यानी कि महाकुंभ से जुड़ी है। मौनी अमावस्या के मौके पर भगदड़ मची, 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से है, जहां भोपाल में फिरजी कोचिंग सेंटर के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने कोचिंग सेंटर सील करने के साथ साथ सेंटर की संपत्ति नीलाम करने का फैसला लिया है। और तीसरी खबर हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, जहां नगरीय निकाय चुनाव में टिकटों का वितरण होने के बाद कार्यकर्ताओं का विरोध और बगावत शुरू हो चुकी। इन 3 खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे पहली खबर की, यानी कि हादसा भारी और स्नान जारी। जिस तरह से प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब मौनी अमावस्या के मौके पर यानी कि आज के मौके पर देर रात श्रद्धालुओं की भारी भीड़ स्नान करने के लिए पहुंच गई। भगदड़ में 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और कई लोग इसमें घायल हो गए। पीएम मोदी ने भी घटना पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि वो लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हैं। पीएम मोदी अब तक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से 4 बार फोन पर बातचीत कर चुके हैं। हालांकि अब स्थिति कंट्रोल में है। अखाड़ों का अमृत स्नान भी शुरू हो चुका है और घटना के बाद सीएम योगी ने लखनऊ में आपात बैठक ली। मीटिंग के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। ये कहा है कि श्रद्धालु संगम पर ही स्नान करने की ना सोचें। गंगा तो हर जगह है, हर जगह पवित्र है। जो जहां है उसी तट पर, जो घाट पर, वो स्नान कर सकता है। हालांकि घटना पर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि वीआईपी कल्चर और सरकार की बद इंतजामी के कारण भगदड़ मच गई। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मांग की है कि महाकुंभ का प्रबंधन अब सेना को सौंप देना चाहिए। विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। तो हादसा भारी, लेकिन स्नान अभी भी जारी है। महाकुंभ संगम तट पर भगदड़ मची, 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल भी हो गए। ये कहा जा रहा है 9 करोड़ लोग आज पहुंचने वाले थे। ये कहा जा रहा है कि मौनी अमावस्या का दिन और आज जिस तरह से हालात बेकाबू हुए, हालांकि संयम बरतने की अपील की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि बद इंतजामी हुई है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। मंगलवार बुधवार की रात करीब 1:30 बजे का वक्त था जब अचानक भगदड़ मच गई। कुछ लोग सो रहे थे, किसी ने अफवाह फैलाई। इसके बाद एक के ऊपर एक दूसरे लोग जो है वो चढ़ते चले गए और इसमें कई लोग घायल हो गए हैं। 10 से ज्यादा लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। ये बता दें आपको, इधर प्रशासन ने मौत या फिर घायलों की संख्या को लेकर हादसे के बाद फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से संयम बरतने की अपील की और ये कहा है कि जो जिस घाट पर मौजूद है वो वहां पर ही स्नान कर सकता है। जरूरी नहीं है कि त्रिवेणी संगम में ही आप पहुंचे और वहां पर स्नान करें। और आज रात्रि तक ही मुहूर्त रहेगा, इसलिए कभी भी कहीं पर भी स्नान किया जा सकता है। गंगा हर जगह है और गंगा पवित्र है। इस तरह की बातें सीएम ने की है। लोगों से संयम बरतने की अपील की गई है। यह भी कहा है कि आउट कंट्रोल में स्थितियां हैं, लेकिन दबाव बहुत ज्यादा है। कल ही कहा जा रहा कि 9 से 10 करोड़ लोग यहां पर पहुंचने की संभावना जताई गई थी। इसके बाद पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो श्रद्धालु संगम पर ही स्नान करने की ना सोचें, इस तरह की बातें भी सीएम ने कही है। गंगा हर जगह है, वो वहीं पर स्नान कर सकते हैं, उसी जगह पर ध्यान कर सकते हैं। और ये भी आपको बता दें कि आखिरकार इस तरह की स्थितियां क्यों बनी। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एसएन आमिर हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़ गया, हम उनका रुख करते हैं। देखिए आमिर, सबसे पहले तो यही सवाल, क्योंकि मौनी अमावस्या का दिन और कल ही ये अनुमान लगा लिया गया था कि 9 से 10 करोड़ लोग आज आस्था के लिए संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे और इस तरह की व्यवस्थाएं हालांकि की गई थी, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या अफवाह फैली जिसकी वजह से इस तरह का यह हादसा हो गया? जी बता दें कि जहाँ पर ये स्नान हो रहा था, क्योंकि लोग रात में सो गए थे जमीनों पर, क्योंकि रास्ते में, क्योंकि जब मुहूर्त का स्नान 7:30 बजे से था और लोगों को सुचारू रूप से स्नान करना था और अपने गंतव्य के लिए जाना था, मगर लोग ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे कि सुबह वे आस्था की डुबकी लगाएंगे समय बदलने के बाद। इस कारण लगातार मंडल आयुक्त थे विजय विश्वास पर उन्होंने स्पीकर से लोगों से अपील करी कि आप उठिए, सबसे पहले अमृतपान करिए और अपने गंतव्य के लिए रवाना होइए, मगर श्रद्धालु ने नहीं सुना और जिस तरह से भीड़ एक तरफ गई और उसके बाद ये हादसा हुआ है। मगर जिस तरह से राहुल गांधी ने वीआईपी कल्चर का जो आरोप लगाया, उसके मौनी
जैसे कि एक दिन पहले देखा गया था कि जो पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई थी और जो अमित शाह आए थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे तो सारे पीपे के जो पुल थे यहाँ पे पाटून पुल बनाए गए थे वो पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया था, जिसके बाद यहाँ पर ये आरोप भी यहाँ की जनता ने लगाया था कि वीआईपी कल्चर के कारण उनको परेशानी हो रही है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने भी अब निशाना साधा है कि सेना के हाथ में पूरी कमान दे देनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं अब सवाल विपक्ष भी कस रहा है। और साथ ही जिस तरह से व्यवस्थाओं की बात करें, दबाव अभी भी ज्यादा है, मेले में लोग का लगातार आना है। यहाँ तक कि जो कंपनी बाग है वो करीब 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में बना है और जैसे अब चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है वहाँ पब्लिक को भेजा जा रहा है, उस रास्ते में उनको राउंड किया जा रहा है, यानी उनकी समय बीते और समय बीतने के बाद वे यहाँ पहुंचे। तो कहीं ना कहीं लोगों को लंबा चलना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो दबाव है, ऊपर से यहाँ पे जो हादसा हुआ उसको देखते हुए सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं और सारी चीजों को देखते हुए सारी चीजें जो है मेले में अभी यहाँ पर पूरी व्यवस्था है और अभी जो है मामला शांत है और पूरी तरह सुचारू रूप से स्नान हो रहा है। साधु संतों ने भी ये ऐलान किया है कि अगर उनको व्यवस्था मिलती है तो वे सांकेतिक तौर पर स्नान करेंगे और आज जो अमृत स्नान होना था वो भव्य तरीके से तो नहीं होगा, मगर साधु संत फिर भी स्नान करेंगे। जी बिल्कुल, ये भी इस तरह की भी जानकारी मिल रही थी कि एंट्री और जो एग्जिट गेट है वो एक ही कर दिया गया था, इस वजह से लोगों को भागने का मौका नहीं मिला, भगदड़ मची और एक के बाद एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। हालांकि नजर बनाए रखिए, अब स्थितियां फिलहाल तो कंट्रोल में। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले में, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। परंपरागत रूप से जो क्रम होता है अखाड़ों का जाने का, वो ही परंपरागत रूप से हम क्रम को फॉलो करते हैं। और आपको पता है कि पहला अखाड़ा जो है अब निकलने वाला है और जो उनका क्रम है उसी क्रम में अखाड़े जाएंगे अमृत स्नान के लिए। क्या कोई समय निर्धारित किया गया है? किस समय? हाँ, आज का समय निर्धारित था, लेकिन आज स्वयं अखाड़ों ने ये हम लोगों से कहा था कि चूंकि काफी भीड़ आ गई है, आज का अनुमान करीब 10 करोड़ की भीड़ का है, कि काफी भीड़ आ गई है, तो अखाड़ों ने स्वयं हम लोगों को ये प्रस्ताव किया कि आप भीड़ नियंत्रण पे अपना देख लीजिए, अभी हम लोगों की व्यवस्था मत देखिए, और एक बार भीड़ जब नियंत्रित हो जाएगी उसके बाद हम लोग स्नान के लिए जाएंगे। तो संत ये भी कहते हुए नजर आए कि जैसे जैसे भीड़ छटती चली जाएगी वैसे वैसे हम स्नान करने लग जाएंगे। लेकिन इसके पहले एक खबर भी सामने आई थी कि संत फिलहाल उनको रोक दिया गया था और जो तमाम श्रद्धालु वहां पर इकट्ठे हुए थे उन्हें पहले कहा जा रहा था कि वो अमृत स्नान कर ले। लेकिन अब स्थितियां कंट्रोल में। डीजी को भी आप सुन रहे थे, सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आप सुन रहे थे, और वो ये कह रहे हैं कि अब पूरी तरह से स्थितियां कंट्रोल में है। कहीं कहीं दबाव तो है क्योंकि भीड़ लगातार आ रही है और ऐसे में स्थितियों को कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन हादसा हुआ है और इसमें विपक्ष भी पूरी तरह से कुछ ना कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आपात बैठक भी बुलाई, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपात बैठक बुलाई है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और इसमें तमाम श्रद्धालुओं से एक तरफ तो अपील भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। और चलिए अब रुक करेंगे दूसरी खबर का, यानी कि भोपाल का, जहां फिरसी कोचिंग सेंटर से जुड़ा ये पूरा मामला है और इसके खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने कोचिंग सेंटर सील करने के साथ साथ सेंटर की संपत्ति नीलाम करने का फैसला लिया। नीलामी से हासिल रकम से छात्रों की फीस लौटाई जाएगी और इधर
संचालक डीके गोयल के खिलाफ भी सख्ती शुरू कर दी गई है। गोयल को गिरफ्तार करने के लिए 3 स्पेशल टीमें बना दी गई हैं। एक टीम गोयल की तलाश में दिल्ली पहुंची। गोयल के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इधर कार्रवाई की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से छात्रों और पेरेंट्स का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। तो भोपाल से अहम खबर है, जहां भोपाल के एमपी नगर स्थित फिटजी कोचिंग सेंटर से जुड़ा ये पूरा मामला है। लगातार सुर्खियों में बना हुआ है पूरा मामला। जिला प्रशासन ने इसे सील कर दिया है। दिल्ली में कोचिंग के मालिक हैं डीके गोयल, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें बाकायदा बनाई गई। और तस्वीरें देखिए सामने आई उन तमाम पेरेंट्स की जिनकी फीस अटकी हुई है। लाखों रुपए इन्होंने अपने बच्चे के भविष्य के लिए इस कोचिंग सेंटर को दिए हुए थे और इसके बाद अब जल्द से जल्द अरेस्ट डीके गोयल। इस तरह के पर्चे हाथों में पैम्पलेट लिए हुए, बैनर पोस्टर हाथों में लिए हुए ये तमाम पेरेंट्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। रुपए वापस किए जाए, इस तरह की मांग इनकी है। 4 दिनों से पेरेंट्स इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर कोचिंग के मालिक डीके गोयल की गिरफ्तारी को लेकर भी टीमें गठित कर दी गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अंजलि सिंह, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई। अंजलि, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि कोचिंग सेंटर को तो सील कर दिया गया है, नीलाम होगी अब इसकी संपत्ति और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे वो तमाम पैसे पेरेंट्स को। अगर देखो पिछले 1 महीने से जो लगातार पेरेंट्स जो है परेशान हो रहे थे, क्योंकि ये पैसा गए अपने बच्चों की जगह फीस भरती थी, लेकिन फीस भरने के बाद अचानक जो है कोचिंग क्लासेस बंद हो जाती है। मामला दिसंबर का है। दिसंबर के पहले महीने में जो है टीचर्स ने आना मना कर दिया था, जिसके चलते कहीं न कहीं सेंटर में ताले लग गए थे, जिससे परेशान अभिभावक अपनी परेशानी लेकर थाने भी पहुंचे थे। थाने में उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई थी। 100 से ज्यादा ऐसे पेरेंट्स थे जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो भोपाल के इंस्टीट्यूट में 700 से ज्यादा बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ रहे थे, तो उनका भविष्य कहीं ना कहीं दांव पर लगा हुआ है। तो उसी को देखते हुए अगर कोर्स की बात करें तो 2 से लेकर 5 लाख तक की जो फीस होती है, पूरा एक कोर्स की फीस होती है जिसमें 4 साल और 5 साल का कोर्स रहता है। तो वो पैसे जो है कहीं ना कहीं पेरेंट्स से फंसे हुए थे। उसको लेकर पेरेंट्स जो है लगातार प्रशासन से मांग कर रहे थे, पुलिस से भी उन्होंने मांग करी। तो कहीं ना कहीं अब एक राहत वाली खबर जो है हमको देखने को मिल रही है। कलेक्टर ने एक बड़ा फैसला किया है कि जो यहाँ पर कोचिंग संस्थान है, जो संस्थान उसको सील कर दिया गया है। अब उसके प्रशासनिक जो है प्रशासनिक तौर पर जो उसकी नीलामी की जाएगी और जो नीलामी से जो पैसे आएंगे, जितने पेरेंट्स का पैसा यहाँ पर फंसा हुआ है, उनको वापस किया जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला लिया गया है छात्रों को इतना हो ये कि जो डीके गोयल है, जो संचालक है फिटजी में, जिसमें देश भर के अलग अलग इंस्टीट्यूट जो संस्थान है संचालित किए जाते हैं, उनके संचालक है डीके गोयल, उनके खिलाफ भी जो है अब कार्रवाई की जो पेरेंट्स पर मांग कर रहे थे। हमने भी पहले तस्वीरें आपको दिखाई थी कि उनकी गिरफ्तारी, उनके अकाउंट सीज करने की भी बात कही गई। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने अब जो है एक्शन ले लिया है और एक पुलिस की टीम भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हुई है। दिल्ली में जो डीके गोयल है उनकी भी जो है तलाश की जा रही है, उनको भी गिरफ्तार करने की जो है बात सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला हम कह सकते हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स को उन्होंने जो फीस है वो भरी थी बच्चों की, उनके बच्चे लगातार जेईई की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके सामने भविष्य का जो है संकट खड़ा हो गया था, क्योंकि उन्होंने फुल कोर्स जो है 4 साल का, कुछ लोगों ने 2 साल कंप्लीट कर लिए थे, कुछ लोगों का 1 साल कंप्लीट हो गया। तो बहुत से बच्चे ऐसे भी थे जिन्हें अभी एडमिशन लिया था, लेकिन फैकल्टी ना होने के कारण जो है भोपाल का इंस्टीट्यूट है वो बंद हो गया है। और अब कलेक्टर तक जो बिल्कुल, अब देखना होगा क्या कुछ होता है। नीलामी की तो बात हो ही रही है और किस तरह से इनको पैसे मिलते हैं या नहीं, फिलहाल नजर बनाए रखिए। अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए और जानकारी देने के लिए। फिटजी सेंटर से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्योंकि आपकी पुलिस भी कह रही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और आरोपी गिरफ्त में होगा। चलिए बात करेंगे तीसरी खबर की, यानी कि छत्तीसगढ़ की, जहां कैसे मानेंगे बागी। छत्तीसगढ़ में शहर सरकार का संग्राम देखिए शुरू हो चुका है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। निकाय चुनाव की ये जंग इस बार काफी रोचक रहने वाली, क्योंकि इस बार कांग्रेस में जो बगावती तेवर उठे हैं, पार्टी की तो चिंता एक बार बढ़ा ही दी है और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बगावत की रेल में सवार भी हैं। निकाय चुनाव में टिकट नहीं मिलने से प्रदेश भर के 2 दर्जन से ज्यादा नेता बागी हो गए। रायपुर में कांग्रेस के 6 पूर्व पार्षदों ने तो निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नामांकन वापसी के लिए बागियों को मनाने में भी जुटे हैं।
बातचीत के जरिए हालांकि डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने टिकट के लिए कार्यकर्ताओं को पहले तो लंबा इंतजार कराया और फिर कई बड़े चेहरों की टिकट काट दी गई। अब कांग्रेस की मुश्किल बागी ही बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस अब बागियों को मनाने में कितनी सफल हो पाएगी, फिलहाल तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इधर बिलासपुर के बोदरी नगर पालिका में भी कांग्रेस के अंदर बगावत के सुर बुलंद हो गए। नीलम विजय वर्मा ने आप से नामांकन दाखिल कर दिया। कद्दावर नेता रहे लेकिन अब वो आपका साथ देने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो कई ऐसे बागी हैं क्योंकि खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। नगरीय निकाय चुनाव का वक्त और ऐसे में कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और नामांकन प्रक्रिया जिस तरह से कल समाप्त हो चुकी है, तो कांग्रेस ने देर रात सभी पार्षद प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया, जिसमें करीब 8 पार्षदों का पार्टी ने टिकट काट दिया है। टिकट वितरण के फैसलों से असंतुष्ट हैं ये पार्षद और यही वजह है कि अब पार्टी से बगावत पर ये सभी उतर आए हैं। एक तरफ है पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड, जहां से आकाश तिवारी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो वहीं शहीद राजीव पांडे वार्ड, जहां से 3 बार के पार्षद समीर अख्तर ने पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। नामांकन दाखिल हालांकि उन्होंने कर दिया। इन बागियों की बगावत ने कांग्रेस की सियासत जरूर तेज कर दी है। तो 35 वार्ड से निर्दलीय लड़ेंगे आकाश तिवारी। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नामांकन वापसी के लिए बागियों को मनाने में जुटे हैं। बातचीत के जरिए डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने टिकट के लिए कार्यकर्ताओं को देखिए पहले तो लंबा इंतजार करवाया क्योंकि लिस्ट ही जारी नहीं हो रही थी, और जब लिस्ट जारी हुई तो कई बड़े ऐसे चेहरे आ गए जिनकी टिकट को काट दिया गया। और अब कांग्रेस की मुश्किलें यही बागी बढ़ाएंगे, क्योंकि कांग्रेस अब बागियों को मनाने में कितनी सफल होगी ये तो फिलहाल देखना दिलचस्प होगा ही। लेकिन इधर बिलासपुर के बोदरी नगर पालिका में कांग्रेस के अंदर बगावत के सुर नजर आए। कांग्रेस के बागी नेता ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया, तो नीलम विजय वर्मा ने आपसे नामांकन दाखिल कर दिया। तो अध्यक्ष पद के टिकट बंटवारे के बाद गुस्से का जो स्वर है वो फूट पड़ा है। कई ये भी कह रहे हैं कि मैंने दिन रात मेहनत की, रायपुर को स्वच्छता में देश के दूसरे स्थान पर भी लाके खड़ा कर दिया, बेस्ट पार्षद का अवार्ड भी मुझे मिल चुका है, लेकिन इसके बाद भी पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा के बावजूद मेरा टिकट काट दिया गया, जो मेरे लिए अविश्वसनीय है। तो आकाश तिवारी ने 2 नामांकन फॉर्म भरे, एक कांग्रेस पार्टी के लिए तो दूसरा निर्दलीय। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कांग्रेस उन्हें किसी अन्य वार्ड से टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो परिसीमन के बाद पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड, जहां 35 में टिकट को लेकर कामरान अंसारी हो या फिर आकाश तिवारी हो, इनके बीच प्रतिस्पर्धा थी। पार्टी ने कामरान अंसारी के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया और टिकट दे दी। इससे नाराज होकर तिवारी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वार्ड 62 में भी इसी तरह से बगावत दिख रही है, जब 3 बार के पार्षद समीर अख्तर ने कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, इसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है और नामांकन दाखिल करते हुए पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो ये भी कहा समीर अख्तर ने कि कांग्रेस में केवल नेताओं के पैर छूने वालों को ही टिकट दी जाती है, मैंने किसी का पैर छूने का काम नहीं किया, इसलिए मेरा टिकट काट दिया गया। ये भी कहा कि मैं तो शुरू से ही कांग्रेस का निष्ठावान रहा हूं, लेकिन इसके बाद भी मुझे दरकिनार कर दिया गया। तो जिन उम्मीदवारों को पार्टी ने टिकट दी है वो हमेशा बड़े अंतर से चुनाव हारते रहे हैं। कई बार ये भी जिक्र किया गया है समीर अख्तर की तरफ से कि मैंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को इस बारे में जानकारी दी थी, अपने वार्ड के दूसरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टिकट देने की भी मांग की थी। और बीजेपी के मीडिया सेल प्रभारी अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और अब कांग्रेस की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से मनाते कैसे फिलहाल देखना होगा, लेकिन बागी ही कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ेंगे। अभी सूचना आई कि उनके कई जो MIC सदस्य रहे वो निर्दलीय फॉर्म भर रहे हैं। कांग्रेस ने पहली बार ऐसा किया कि वो प्रत्याशियों की घोषणा तक नहीं कर पाई, टेलीफोन पे लोगों को बताया। और जिस दिन नामांकन की आखिरी तारीख थी उससे कुछ घंटों पहले जो सूची आई उसमें भी 4 नाम गायब थे। मतलब उनकी रैलियां भी रद्द हो रही हैं। कल यहाँ पर कोई उनकी रैली होनी थी वो भी नहीं हुई, ऐसी खबर आ रही है। और इनके जो पूर्व में पार्षद रहे हैं जैसे बंटी होरा जी रहे हैं, उन्होंने कई कांग्रेस के खिलाफ बयान दिए। और साथ ही जो उनके कार्यालय में जिस प्रकार का व्यवहार चल रहा है, टिकटों की बिकवाली की जो बात आ रही है,
तो पूरी तरीके से कांग्रेस नेतृत्वहीन दिखाई पड़ रही है। कार्यकर्ता पूरी तरीके से नाराज दिखाई पड़ रहे हैं और कंफ्यूज हो गई है कांग्रेस। ऐसा लग रहा है कि हार मान चुकी है और अब वो औपचारिकता पूरी कर रही है। ठीक है, धनंजय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से लगातार कांग्रेस में टिकट नहीं मिली, इसकी वजह से नाराजगी के जो सुर हैं वो फूट रहे हैं। अमित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि नेतृत्व विहीन हो गई है कांग्रेस और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता नाराज है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है किरणदेव सिंह जी, और बस्तर में जिस प्रकार से भाजपा के टिकट वितरण के बाद जो उनके भतीजे किरणदेव जी के भतीजे मनोज देव सिंह जी ने जो आरोप लगा के भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता से समर्थकों का इस्तीफा दे दिया है। सुकमा में इनके भारतीय जनता युवा मोर्चा की महिलाएं नाराज जाहिर कर रही है। छुई खदान में इनके भाजपा के जो नेता है वो इस्तीफा कर दिया है। रायपुर में आप देखेंगे कई भाजपा के नेता इस्तीफा दे चुके हैं और कई नामांकन खरीद चुके हैं। स्वाभाविक बात है, जब कांग्रेस टिकट की प्रक्रिया होती है तो स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, कई दावेदार होते हैं, कई लोग नामांकन खरीद लेते हैं, लेकिन नाम वापसी का जो तिथि होता है उसमें बहुत सारे लोग नाम वापस लेते हैं। हम इस बात को मानते हैं, हमारे कई कार्यकर्ताओं नेता पूर्व पार्षदों ने नामांकन डाला है और हमें पूरा भरोसा है वो पार्टी के पक्ष में 31 तारीख को अपना नाम वापस लेंगे और कहीं भी कोई शिकवा अगर शिकायत होगी उसको हमारे नेतागण सुन रहे हैं, उसको समझाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को अपनी चिंता करनी चाहिए। वहाँ जो भगदड़ मचा हुआ है, जो किरणदेव सिंह जी भतीजे ने भाजपा छोड़ के चले गए समर्थक साथ, उनके बारे में बताना तो हम कैसे मना कर लाते हैं। हमारे पास टिकट टिप्पणी करके अपने मत भगदड़ को छुपा तो नहीं सकते। जी अमित जी, कैसे मनाएंगे, क्योंकि 18 ऐसे नेता थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था सुकमा में। जी देखिए, कांग्रेस के यहाँ जो चल रहा है उससे भाजपा की कोई तुलना नहीं है और वास्तव में 3000 से ज्यादा प्रत्याशियों की जब घोषणा होती है तो निश्चित तौर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बाद में चर्चा करके पार्टी में वो लोग पार्टी के पक्ष में प्रचार करने लगते हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस में नेतृत्व कौन कर रहा है ये नहीं पता पड़ रहा। इनकी महापौर की नामांकन रैलियां क्यों रद्द हो रही हैं, ये अपने प्रत्याशियों की सूची क्यों नहीं जारी कर पा रहे हैं, इनके कार्यालयों में गाली गलौज क्यों हो रही है और टिकट को बेचने के आरोप क्यों लग रहे हैं, ये तमाम जो चीजें हैं ये कांग्रेस में हो रही है। और इसीलिए कांग्रेस में सारे बड़े नेता अपने घरों में बैठे हैं, जो निवृत्तमान महापौर हैं वो भी नहीं निकल रहे हैं, किसी प्रकार का कोई प्रचार प्रसार हो नहीं रहा है, कोई बैठकें नहीं हो रही हैं और एक जगह धनंजय जी, आपको कोई काउंटर लास्ट? निश्चित तौर पर मैंने कहा ना कि मुझे तो बड़ा हंसी आया चिंगानी जी की बात को सुनकर। बोले कि टिकट घोषणा क्यों नहीं हो रही। चिंगानी जी आप मीडिया से जुड़े हुए हैं और आप पूरे मीडिया के लोगों से संबंधित सब पूछ लीजिए कहाँ का टिकट घोषणा हुआ नहीं। दूसरी बात, इनके ही नेता है पूर्व मंत्री है राजेश मुड़र जी, जब कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे आपत्ति दर्ज कराया, डिमांड किया, तो इनके कार्यकर्ताओं का दिया कि काहे का कार्यकर्ता हो, 10,000 रुपये महीना लेते हो। ये तो भाजपा में स्थिति है, ये अपने घर को संभाले। हमारे घर के हुई बातचीत से हमारे लोगों पे शिकवा शिकायत हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैद जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे नेता चरणदास मोहन जी, जो कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। और आपके विधायक तो कार्यकर्ताओं को दुष्कार के भगा रहे हैं। तुम किस बात के कार्यकर्ता हो, बोले 10,000 को महीना लेते हो, कोई कार्यकर्ता नहीं हो। ये तो मतलब भाजपा में कार्यकर्ता कहाँ रह गया, सब पेड वर्कर नजर आ रहे हैं। तो जिस पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है, पेड वर्कर नहीं हो, कांग्रेस पर सवाल उठा रहे। कांग्रेस में कार्यकर्ता है, कोई पेड वर्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में पेड वर्कर है, ये इनके बिल्कुल। अब देखना होगा कि डैमेज कंट्रोल कैसे होता है। दोनों ही पार्टियों में इस तरह की स्थितियां बनी है, नाराजगी है। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी बातचीत करने के लिए। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस में बगावत का दौर लगातार जारी है। बीजेपी में भी इसी तरह के हालात बन रहे थे, कई नेता नाराज हो गए थे, क्योंकि कार्यकर्ता जब पार्टी से जुड़ता है तो कहीं ना कहीं उसकी मंशा यही होती है कि वो आने वाले समय में बड़ा नेता बने, और बड़ा नेता बनने के लिए टिकट चाहिए होती है। अब टिकट नहीं मिल रही तो इसकी वजह से तमाम जो ऐसे कई नेता हैं या तो वो छोड़ चुके हैं पार्टी का दामन, दूसरी पार्टी को वो ज्वाइन करने में लग गए। तो अलग अलग जगहों से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।